Congratulations. अभिवादन। आज हम पौधों की कमाल की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारे पास बायोलॉजी की किताब का एक हिस्सा है जो बात करता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, मतलब पौधे कैसे बढ़ते हैं, कैसे विकसित होते हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे एक छोटा सा बीज, एक सीड, वो एक पूरे मैच्योर प्लांट में बदल जाता है। जड़ें, तना, पत्तियां, फूल, फल, ये सब कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस कितना ऑर्गेनाइज्ड है। इस एक्सप्लोरेशन में हम कुछ खास पड़ावों से गुजरेंगे। हम बात करेंगे ग्रोथ की, मतलब वृद्धि क्या है, पौधे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कैसे करते हैं, इसे मेजर कैसे करते हैं, इसके फेजेस क्या है, रेट्स क्या है। फिर देखेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, ये सेल्स का स्पेशलाइजेशन वाला मामला, कैसे वो बदलती हैं, अपनी क्षमता खोती हैं, फिर हासिल करती हैं। उसके बाद समझेंगे डेवलपमेंट यानी विकास, कैसे ये ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का जोड़ है, और पौधों में प्लास्टिसिटी या लचीलापन क्या चीज़ है। और आखिर में सबसे ज़रूरी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी पीजीआर, ये पौधों के हार्मोन्स क्या हैं, इनकी खोज कैसे हुई और इनके मेन टाइप्स ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड क्या असर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रोथ से। पौधों के लिए ग्रोथ का असल मतलब क्या है? हाँ, तो ग्रोथ फंडामेंटली ये एक बहुत ही बेसिक प्रक्रिया है। पौधे के किसी ऑर्गन या उसके हिस्से या एक अकेली सेल के साइज में होने वाला परमानेंट और इररिवर्सिबल इंक्रीज। परमानेंट और इररिवर्सिबल मतलब जो वापस ना हो सके। बिल्कुल। ये बढ़ोतरी ऐसी है जो वापस नहीं हो सकती। इसमें एनर्जी लगती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस शामिल होती हैं, एनाबॉलिक भी, कैटाबॉलिक भी। जैसे एक पत्ती फैल रही है, वो ग्रोथ है। हाँ। पर लकड़ी पानी में फूल जाए, वो ग्रोथ नहीं, क्योंकि वो रिवर्सिबल है। अच्छा, और पौधों की ग्रोथ का एक पहलू बड़ा यूनिक है, ये इनडिटर्मिनेट होती है, मतलब अनिश्चित काल तक। हाँ, बिल्कुल। पौधे लाइफ लॉन्ग बढ़ते रह सकते हैं, और इसका राज छुपा है मेरिस्टम्स में। ये पौधे की बॉडी में खास जगहों पर मौजूद टिश्यूज हैं। इनकी सेल्स में लगातार डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। मेरिस्टम्स कहाँ होते हैं? और जैसे रूट टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं, जिसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। फिर डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स में बाद में लैटरल मेरिस्टम्स आते हैं, जैसे वैस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम। अच्छा, जो मोटाई बढ़ाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ। हाँ, बिल्कुल। वो तने की गर्थ यानी मोटाई बढ़ाते हैं, वो सेकेंडरी ग्रोथ है। क्योंकि ये मेरिस्टम्स लगातार नई सेल्स जोड़ते रहते हैं, पौधे बढ़ते रहते हैं। इसे ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। इंटरेस्टिंग, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो इस ग्रोथ को हम मेजर कैसे करते हैं? देखिए, इसे कई तरीकों से नापा जा सकता है। हम ताज़ा वजन माने फ्रेश वेट। हाँ, फ्रेश वेट, ड्राई वेट। हाँ, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लंबाई यानी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, या फिर सेल नंबर में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये सब देख सकते हैं। हर तरीका किसी न किसी सिचुएशन में यूजफुल होता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, सोचिए मक्के का माने मेज का एक अकेला रूट एपिकल मेरिस्टेम, वो हर घंटे 17,500 से ज्यादा नई सेल्स बना सकता है। दूसरी तरफ तरबूज, वाटरमेलन की एक सेल अपने साइज में 3.5 लाख गुना तक बढ़ सकती है। हाँ। 3.5 लाख गुना। हाँ। तो कहीं सेल नंबर इंपॉर्टेंट है, कहीं सेल साइज। जैसे पोलन ट्यूब की ग्रोथ लंबाई में नापते हैं, और पत्ती की ग्रोथ उसके सरफेस एरिया में बढ़ोतरी से। क्या ग्रोथ के भी अलग अलग स्टेजेस या फेजेस होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर 3 फेजेस हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक फेज, ये रूट और शूट टिप्स पर होता है। यहाँ सेल्स छोटी होती हैं, प्रोटोप्लाज्म से भरी होती हैं, बड़े न्यूक्लियस होते हैं और ये लगातार डिवाइड करती रहती हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक। दूसरा है इलोंगेशन फेज। जी। ये मेरिस्टेमेटिक जोन के ठीक पीछे होता है। यहाँ सेल्स का साइज बढ़ता है, नए वैक्यूल्स बनते हैं, सेल वॉल डिपोजिशन होता है, मतलब कोशिकाएं लंबी होती हैं। अच्छा। और तीसरा मैच्योरेशन फेज। यहाँ सेल्स अपना फाइनल साइज और शेप लेती हैं और किसी खास काम को करने के लिए मैच्योर हो जाती हैं। ये एक तरह का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। समझ गए। और ग्रोथ की रफ्तार, ग्रोथ रेट्स की बात करें तो ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है? ग्रोथ रेट का मतलब है पर यूनिट टाइम में कितनी बढ़ोतरी हुई। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, जब एक सेल डिवाइड होती है
तो उसकी 2 बेटी सेल्स में से सिर्फ एक ही आगे डिवाइड करती है, अच्छा दूसरी डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जाती है। अच्छा, सिर्फ एक ही? हाँ, इसका नतीजा होता है एक स्टेडी लीनियर इंक्रीज, जैसे कोई जड़ लगातार एक ही रफ्तार से लंबी होती जा रही हो। इसका ग्राफ देखेंगे तो एक सीधी रेखा जैसा होता है। फॉर्मूला है LT = L0 + RT। और ज्योमेट्रिक ग्रोथ? जियोमेट्रिक ग्रोथ ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, खासकर शुरुआती स्टेजेस में। इसमें सेल डिवीजन के बाद बनी दोनों बेटी सेल्स डिवाइड करती रहती हैं। शुरुआत धीमी होती है, लैग फेज कहते हैं। फिर ग्रोथ तेजी से एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ती है, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। और आखिर में जब रिसोर्सेज मतलब पोषक तत्व वगैरह लिमिटेड हो जाते हैं तो ग्रोथ धीमी होकर रुक जाती है, स्टेशनरी फेज। तो इसका ग्राफ एस शेप्ड कर्व जैसा होता होगा? बिल्कुल, एक एस शेप्ड या सिग्मोइड कर्व बनता है। फॉर्मूला है W1 = W0 RT। ये नेचुरल एनवायरनमेंट में बढ़ रहे ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स के लिए टिपिकल है। इसमें R रिलेटिव ग्रोथ रेट है। इसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट का भी जिक्र है। सोर्स में 2 पत्तियों A और B का उदाहरण था। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये ग्रोथ को देखने का एक और नजरिया है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। मान लीजिए 2 पत्तियां हैं, एक छोटी A और एक बड़ी B। दोनों एक दिन में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ती हैं, तो दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बराबर हुई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ बराबर। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट देखता है कि ग्रोथ शुरुआती साइज के मुकाबले कितनी हुई है। तो जो छोटी पत्ती A थी, उसने अपने इनिशियल साइज के प्रोपोर्शन में ज्यादा ग्रोथ की है, इसलिए उसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट पत्ती B से ज्यादा होगी। ये बताता है कि कौन कितनी एफिशिएंसी से ग्रो कर रहा है अपने मौजूदा साइज के हिसाब से। अच्छा, ये तो बड़ा सटल पॉइंट है। हाँ, और हाँ, ये भी याद रखना है कि ग्रोथ के लिए सही कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। जैसे? पानी चाहिए, टॉर्जिडिटी के लिए, एंजाइम एक्टिविटी के लिए माध्यम के तौर पर, ऑक्सीजन चाहिए मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज के लिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्रोटोप्लाज्म बनाने और एनर्जी सोर्स के तौर पर, एक सही ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज चाहिए, और कई बार लाइट और ग्रेविटी जैसे फैक्टर्स भी ग्रोथ पर असर डालते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ से सेल्स बनी, लेकिन ये सेल्स सिर्फ गिनती में नहीं बढ़ती, ये खास काम करने के लिए बदलती भी हैं। यहीं पर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल, मेरिस्टम से बनी सेल्स मैच्योर होकर स्पेसिफिक रोल्स निभाने के लिए तैयार होती हैं। इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस दौरान सेल्स की स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव आते हैं, उनकी सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म दोनों में। कोई उदाहरण? जैसे पानी ट्रांसपोर्ट करने वाला ट्रिकरी एलिमेंट बनने के लिए सेल अपना प्रोटोप्लाज्म खो लेती है और एक बहुत मजबूत, लचीली लिग्नोसेल्यूलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल बनाती है, ताकि पानी को एफिशिएंटली ऊपर तक पहुंचाया जा सके बिना टूटे। अच्छा, और डी डिफरेंशिएशन ये क्या होता है? ये एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है। कभी-कभी जो लिविंग सेल्स डिफरेंशिएट होकर डिवीजन की कैपेसिटी खो चुकी होती हैं, वो खास परिस्थितियों में ये कैपेसिटी दोबारा हासिल कर सकती हैं। इसे डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब मैच्योर सेल फिर से डिवाइड करने लगती हैं? हाँ, एक तरह से। जैसे प्लांट में इंजरी रिस्पॉन्स में या सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स से नए मेरिस्टम्स बन जाते हैं, जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कॉकैम्बियम। ये डी डिफरेंशिएशन का उदाहरण है। कमाल है। और फिर रीडिफरेंशिएशन भी होता है? हाँ, जब डी डिफरेंशिएशन से बनी मेरिस्टोमैटिक सेल्स डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती हैं, और ये नई कोशिकाएं फिर से मैच्योर होकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन अपना लेती हैं और डिवीजन की कैपेसिटी खो देती हैं, तो उसे रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये एक साइकिल जैसा हो गया, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। हाँ, बिल्कुल। ये पौधों को गजब की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और जैसे ग्रोथ ओपन है, वैसे ही डिफरेंशिएशन भी पौधों में ओपन माना जाता है। मतलब एक ही मेरिस्टम से बनी सेल्स अपनी फाइनल पोजीशन के आधार पर अलग-अलग तरह की मैच्योर सेल्स बन सकती हैं। जैसे रूट टिप पर मेरिस्टम से थोड़ी दूर बनी सेल्स रूट कैप बनाती हैं, जबकि पेरिफेरी की तरफ बनी सेल्स एपिडर्मिस बन जाती हैं। अच्छा, तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, इन दोनों प्रोसेसेस को मिलाकर क्या बनता है? ये हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें ले जाता है डेवलपमेंट यानी विकास तक। डेवलपमेंट एक कह सकते हैं एक अम्ब्रेला टर्म है, जो किसी पौधे के पूरे लाइफ साइकिल में होने वाले सभी चेंजेस को एनकम्पास करता है, बीज के जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक, यानी बुढ़ापे और मृत्यु तक। तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट = ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन।
और ये एक हाईली ऑर्डर्ड प्रोसेस है। और डेवलपमेंट से जुड़ा एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है प्लास्टिसिटी। ये क्या है? प्लास्टिसिटी मतलब लचीलापन। पौधे एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में या अपनी लाइफ के अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इसी एबिलिटी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका कोई उदाहरण? जैसे? हाँ, हेट्रोफिली एक क्लासिक उदाहरण है। मतलब एक ही पौधे पर अलग अलग शेप की पत्तियां होना। कपास, कॉटन, धनिया, कोरिएंडर और लार्कस्पर में जुवेनाइल यानी शुरुआती पत्तियां मैच्योर पत्तियों से अलग दिखती हैं। या फिर बटरकप रेनिनकुलस में जो पत्तियां पानी के अंदर बनती हैं वो हवा में बनने वाली पत्तियों से बिल्कुल अलग शेप की होती हैं। ये प्लास्टिसिटी का शानदार उदाहरण है, एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलना। तो डेवलपमेंट पर कंट्रोल अंदरूनी और बाहरी दोनों फैक्टर्स का होता है। हाँ बिल्कुल। इंट्रिंसिक यानी अंदरूनी फैक्टर्स जैसे जेनेटिक मेकअप और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी फैक्टर्स जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब मिलकर पौधे के डेवलपमेंट का रास्ता तय करते हैं। चलिए अब इन इंट्रिंसिक फैक्टर्स में से एक की प्लेयर पर फोकस करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या PGRS। ये क्या बला है? PGRS असल में पौधों के अपने केमिकल मैसेंजर्स हैं। इन्हें प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बनते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। इनकी केमिकल नेचर काफी डाइवर्स हो सकती है। डाइवर्स मतलब? किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये? कुछ इंडोल कंपाउंड्स होते हैं जैसे ऑक्सिन IA, कुछ एडेनिन डेरिवेटिव्स जैसे काइनेटिन, साइटोकाइनिन का एक प्रकार, कुछ कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव्स जैसे एब्सिसिक एसिड ABA, कुछ टर्पीन्स होते हैं जैसे जिब्रेलिन GA3, और एक तो गैस भी है, एथिलीन। अच्छा, गैस भी हार्मोन हो सकती है? हाँ, एथिलीन एक गैशियस PGR है। अब इनके फंक्शन के आधार पे हम इन्हें मोटे तौर पे दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक ग्रुप है ग्रोथ प्रोमोटर्स का। ये सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन जैसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। इसमें कौन-कौन आते हैं? इसमें आते हैं ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। दूसरा ग्रुप है ग्रोथ इनहिबिटर्स का। ये डॉर्मेंसी, एब्सिशन, पत्तियों फलों का झड़ना जैसी चीजों में शामिल होते हैं और पौधों को स्ट्रेस से डील करने में मदद करते हैं। इसमें मुख्य है एब्साइसिक एसिड ABA। और एथिलीन, वो किधर है? एथिलीन थोड़ा ट्रिकी है। ये कुछ प्रमोट भी कर सकता है, पर ज्यादातर इसके फंक्शंस इनहिबिटरी नेचर के होते हैं, जैसे सेनेसेंस और राइपनिंग। तो इसे इनहिबिटर ग्रुप में भी रख सकते हैं या कभी-कभी अलग से भी देखते हैं। और इनकी डिस्कवरी की कहानियां भी काफी दिलचस्प हैं, सुना है। अक्सर एक्सीडेंटल थीं। हाँ बिल्कुल। जैसे चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस ने देखा कि कैनेरी ग्रास के कोलियोप्टाइल्स, वो शूट टिप का कवर, लाइट की तरफ मुड़ते हैं। उन्होंने पता लगाया कि टिप पर ही कुछ ऐसा बनता है जो नीचे सिग्नल भेजता है और बेंडिंग करवाता है। बाद में FW वेंट ने इसी सब्सटेंस को ओट सीडलिंग से आइसोलेट किया और ऑक्सिन नाम दिया। अच्छा, और जिब्रेलिन की कहानी? वो चावल वाली बीमारी? हाँ, जापान में चावल की बकानाई या फूलिश सीडलिंग डिजीज थी। पौधे बेतहाशा लंबे हो जाते थे। कुरोसावा ने देखा कि ये जिब्रेला फुजिक्यूराई नाम के फंगस के कारण होता है। उन्होंने पाया कि फंगस से निकलने वाला केमिकल ही ये इफेक्ट पैदा करता है। बाद में इसे जिब्रेलिक एसिड GA कहा गया। और साइटोकाइनिन्स? वो F. स्कूग और उनके साथियों के काम से जुड़ा है। उन्होंने देखा कि तंबाकू के कैलिस अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मास को ग्रो करने के लिए ऑक्सिन के साथ कुछ और चाहिए, जैसे नारियल पानी या DNA का एक्सट्रैक्ट। बाद में मिलर और साथियों ने उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया जो सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस करवाता था और उसे काइनेटिन नाम दिया, जो एक साइटोकाइनिन है। और एब्सिसिक एसिड और एथिलीन ABA की खोज 3 अलग-अलग इनहिबिटर्स, इनहिबिटर B, एब्सिजन 2 और डॉर्मिन के रूप में हुई थी। बाद में पता चला ये सब एक ही केमिकल हैं, और एथिलीन का पता तब चला जब H. कजन्स ने देखा कि पके संतरे से निकली गैस कच्चे केलों को जल्दी पका देती है। वो गैस थी एथिलीन। कमाल की कहानियां हैं। चलिए अब संक्षेप में देखते हैं कि ये 5 मुख्य PGRs पौधों पर क्या खास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स डालते हैं। शुरुआत ऑक्सिन से करते हैं। ऑक्सिन्स जैसे IAA, IBA नेचुरल हैं, NAA24D सिंथेटिक हैं। ये मुख्य रूप से ग्रोइंग एपिसेस यानी तने और जड़ के सिरों पर बनते हैं। इनका मुख्य काम है एपिकल डोमिनेंस बनाए रखना,
मतलब मेन शूट टिप का बढ़ना और साइड बड्स को रोकना। चाय बागानों में या हेज बनाने में जो ऊपर से कटाई डीकैपिटेशन करते हैं, वो इसी डोमिनेंस को हटाने के लिए करते हैं ताकि लैटरल ब्रांचेस बढ़ें। और हाँ, स्टेम कटिंग्स में जड़ें निकलवाने, रूटिंग में मदद करते हैं, जो प्लांट प्रोपोगेशन में बहुत यूजफुल है। पाइनएप्पल्स में फ्लावरिंग बढ़ाते हैं, शुरुआती स्टेज में फल और पत्तियां गिरने से रोकते हैं, पर पुरानी पत्तियां और फल गिराते भी हैं, एब्सिशन। टोमेटोज में पार्थेनोकार्पी यानी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनवाते हैं, और कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन्स जैसे 2,4-D हर्बिसाइड की तरह काम करते हैं, खासकर डाइकॉट वीड्स के खिलाफ। जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन कंट्रोल करते हैं। काफी सारे काम है ऑक्सिन्स के। अब जिब्रेलिन्स। ये जिब्रेलिन्स GA1, GA2 वगैरह 100 से ज़्यादा तरह के हैं। ये एसिडिक होते हैं। इनका सबसे फेमस काम है पौधे की एक्सिस की लंबाई बढ़ाना, जैसे अंगूर के डंठल लंबे करना या सेब जैसे फलों का शेप सुधारना। सेनेसेंस मतलब बुढ़ापे को डिले करते हैं, फलों को पेड़ पर ज़्यादा समय तक रखने में मदद मिलती है, मार्केट पीरियड बढ़ जाता है। ब्रूइंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस तेज करते हैं। गन्ने की फसल में GA स्प्रे करने से तने की लंबाई बढ़ती है और यील्ड मतलब पैदावार 20 टन प्रति एकड़ तक बढ़ सकती है। जुवेनाइल कॉनिफर्स में मैच्योरिटी जल्दी लाते हैं ताकि सीड प्रोडक्शन जल्दी हो। और बीट, कैबेज जैसे रोजेट प्लांट्स में बोल्टिंग करवाते हैं, फ्लावरिंग से ठीक पहले इंटरनोड का तेजी से लंबा होना। अच्छा, तो लंबाई बढ़ाने में इनका बड़ा रोल है। अब साइटोकाइनिन्स? साइटोकाइनिन्स जैसे किनेटिन सिंथेटिक है, जिएटिन नेचुरल। इनका नाम ही बताता है, ये साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, खासकर ऑक्सिन के साथ मिलकर। ये प्राकृतिक रूप से वहां बनते हैं जहां तेजी से सेल डिवीजन हो रहा हो, जैसे रूट एपिसेस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स, यंग फ्रूट्स। ये नई पत्तियां बनाने में, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट्स बनाने में, लैटरल शूट ग्रोथ को प्रमोट करने में, एपिकल डोमिनेंस को कम करने में और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में मदद करते हैं। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बढ़ाते हैं, जिससे पत्ती की सेनेसेंस में देरी होती है। ठीक है। अब वो गैस वाला हार्मोन एथिलीन। हाँ, ये गैस है। ये सेनेसिंग टिश्यूज और पकते फलों द्वारा बड़ी मात्रा में बनता है। इसका मुख्य काम है फलों को पकाना, फ्रूट राइपनिंग। केले, टमाटर, सेब जैसे फलों को पकाने में इसका कमर्शियल यूज होता है। पकने के दौरान रेस्पिरेशन रेट बढ़ाता है, जिसे रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं। ये सेनेसेंस और एब्सिशन, पत्तियों, फूलों, फलों का झड़ना को भी प्रमोट करता है। सीड और बड डॉर्मेंसी तोड़ता है, जैसे मूंगफली के बीज का जर्मिनेशन या आलू कंद का अंकुरण। गहरे पानी वाले चावल के पौधों में इंटरनोड या पेटियोल इलोंगेशन को बढ़ावा देता है, ताकि पत्तियां शूट पानी से ऊपर रह सकें। रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन बढ़ाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ता है। पाइनएप्पल्स में फ्लावरिंग इनिशिएट करने और फ्रूट सेट सिंक्रोनाइज करने में इस्तेमाल होता है। आम में भी फ्लावरिंग प्रेरित करता है। एथिफोन इसका सबसे कॉमन सोर्स है। पानी में घुल जाता है, पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे एथिलीन छोड़ता है। ये टोमेटोज, एप्पल्स में राइपनिंग तेज करता है। कॉटन, चेरी, वॉलनट में थिनिंग, एब्सिशन बढ़ाना करता है। क्यूकम्बर्स में फीमेल फ्लावर्स बढ़ाकर उपज बढ़ाता है। बहुत सारे रोल्स हैं। आखिर में एब्सिसिक एसिड यानी कि ABA। एब्सिसिक एसिड या ABA, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसकी खोज एब्सिशन और डोमेंसी को रेगुलेट करने वाले सब्सटेंस के रूप में हुई थी। ये एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है और प्लांट मेटाबॉलिज्म को भी रोकता है। सीड जर्मिनेशन रोकता है। स्टोमेटा यानी पत्तियों पर जो पोर्स होते हैं, उनको बंद करने को स्टिमुलेट करता है, खासकर पानी की कमी के समय। इससे पानी का लॉस कम होता है। ये पौधों की विभिन्न तनावों यानी स्ट्रेसेस के प्रति टॉलरेंस यानी सहनशीलता बढ़ाता है। सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन और डोमेंसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीजों को डेसिकेशन, सूखे और दूसरी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है। अक्सर जिब्रेलिन्स यानी GS के एंटागनिस्टिक यानी विपरीत कार्य करता है। तो ये पांचों PGRs मिलकर पौधे की पूरी लाइफ को रेगुलेट करते हैं। कोई अकेला हीरो नहीं है। एग्जैक्टली। और ये अकेले काम नहीं करते। किसी भी प्रोसेस जैसे डॉर्मेंसी, जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, राइपनिंग, सिनेसेंस, एब्सिशन, एपिकल डोमिनेंस में कई PGRs एक साथ इंटरैक्ट करते हैं। उनका असर सिनर्जिस्टिक हो सकता है, मतलब मिलकर प्रभाव बढ़ाना, या एंटागनिस्टिक, मतलब एक दूसरे का असर काटना। ये पौधे का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट और बाहरी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे लाइट और टेम्परेचर के साथ मिलकर काम करता है।
कई बार तो लाइट और टेम्परेचर जैसे बाहरी फैक्टर्स भी अपना असर पीजीआर्स के थ्रू ही दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक पौधा एक बेहद कोऑर्डिनेटेड तरीके से ग्रो और डेवलप करता है। ग्रोथ से साइज बढ़ता है, डिफरेंशिएशन से स्पेशलाइजेशन आती है और डेवलपमेंट, इन सब का लाइफ साइकिल में इंटीग्रेशन है। हाँ, और ये सब होता है इंटरनल केमिकल सिग्नल्स पीजीआर्स और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल क्यूज के एक जटिल इंटरैक्शन से। पौधों की ओपन ग्रोथ और प्लास्टिसिटी उन्हें एनवायरनमेंट के हिसाब से अडैप्ट करने की अद्भुत क्षमता देती है। इन प्रोसेसेस को समझना एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही हमें लाइफ की एडेप्टेबिलिटी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, हमने सुना कि पीजीआर सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्टिक हो सकते हैं। अब सोचिए, एक पौधा एक ही समय पर कितने सारे एनवायरमेंटल सिग्नल्स फेस करता है। कितनी लाइट है, पानी कितना है, टेम्परेचर कैसा है, कोई कीड़ा तो नहीं काट रहा। ये सिग्नल्स अक्सर कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। तो पौधा इन कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स को अपने अंदर पीजीआर्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का इस्तेमाल करके कैसे इंटीग्रेट करता होगा। कैसे वो डिसाइड करता होगा कि उसे क्या करना है, ग्रो करना है, डिफेंड करना है या इंतजार करना है। पौधे के अंदर ये बैलेंसिंग एक्ट लगातार कैसे चलता रहता होगा, ये सोचने वाली बात है। नमस्ते दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं